साथियों नमस्कार। हिंदी के भाग में हम आ गए हैं और हिंदी में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको कुछ पढ़ा रहे क्या लिखा रहे थे, कुछ और इम्पोर्टेंट लिखा देते हैं। क्योंकि किताब से इनको पढ़ने से क्या होता है, आप एक तरफ से पढ़ते हो और 10 ठो पढ़ो तो उसमें एक काम का निकलता है, वही 10 में ही दिमाग आउट हो जाता है, काम वाला बाहर हो जाता है। तो हम आपको मेन लिखा रहे हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द भाग 2। देखिए कंपटीशन में हमने आपको बताया है कि आपके 3 तरह के आग लगती है। आग कंपटीशन में आग लगती है, यानी वाक्यांश 3 आग के आते हैं। हम उनका नाम लिखते हैं और उसके बाद आपसे विचार करवाते हैं कौन सी आग कौन होती है। एक होता है कि होती है, आग है तो होती है, बड़वा नल। बड़वा नल, बड़व शब्द में अनल जुड़ा है तो बड़वा नल हुआ है। और इसी बड़व शब्द में जब अग्नि जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है बड़वाग्नि। तो यार एक चीज ध्यान दो, चाहे बड़वा नल कहे चाहे बड़वाग्नि कहे, एक ही बात है। एक होता है दावा नल, सही कह रहे हैं आप, जहां पे लगने वाली आग है, चाहे इसको दावाग्नि कहो, बात वही है। एक और होती है जठरा नल। तीनों आगे आप क्लियर कर लो। देखो अभी तो आप बता रहे हो सही है कि गलत, वो अभी बाद में क्लियर होगा। देखिए 6 नाम है लेकिन 3 नाम है, एक के 2 नाम। एक में अग्नि लगा है, एक में अनल लगा है। अनल माने भी आग और अग्नि माने भी आग। तो अगर कहीं पर किसी कोई सवाल पूछा जाए और उसमें ये दोनों ऑप्शन हो, दावा नल और दावाग्नि, तो समझ लो ये दोनों ऑप्शन नहीं है कि दोनों एक ही चीज तो है, 2 ऑप्शन हट जाएंगे। ये दोनों हो तो समझ लो या है ही नहीं, ये दोनों हो तो है ही नहीं, क्योंकि अगर ये होगा तो ये भी होगा। तो ऑप्शन 2 ही बचते हैं। और कोई सवाल इसका पूछा जाता है तो जानते हो क्या होता है, एक ये ऑप्शन रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, और ये भैया इनमें से एक दे देता है। तो जो इनमें से दे दे उसके साथी भी लेके चला जाएगा, वो भी नहीं होगा। जैसे कोई सवाल पूछा जाए उसमें पहला ऑप्शन हो बड़वा नल, दूसरा ऑप्शन हो दावा नल, तीसरा ऑप्शन आपका हो जठरा नल, और चौथा ऑप्शन हो आपका दावाग्नि। तो अभी देखो हमने क्वेश्चन भी नहीं देखा क्या है, लेकिन यही ऑप्शन देख के हम बता सकते हैं कि ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये भी होगा, दोनों आए, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर ये है ही नहीं। अब 2 में आपको विचार करना है। सरल हुआ ना कुछ। तो अब बात करते हैं होते क्या है। देखिएगा इसमें जो ये वाला है जठरा नल, जठराग्नि, ये पेट की अग्नि है। कौन सी अग्नि? पेट की। जठर माने पेट होता है। पेट की अग्नि, या ऐसे आवे पेट में लगने वाली अग्नि, या पेट में लगने वाली आग। अब पेट में आग कैसे लगती है? भूख नहीं है ये, हमारे पेट में, सबके पेट में इतनी आग जला करती है कि आप देखो कुछ भी खा लो, केवल यहाँ के अंदर जाए, उसके बाद भगवान न करे निकले, और कहीं निकले अगर ना तो गर्मे गर्म निकलता है, तुरंत हीट हो जाता है, तब स्टोव और बर्नर नहीं कर पाता। तो आग है ना अंदर, तो उसको कहते हैं जठरा नल। तो अगर पेट की अग्नि आवे या पेट में लगने वाली अग्नि आवे तो क्या होगा? जठरा नल। लिख लो कहीं पर, पेट में लगने वाली आग जठरा नल या जठराग्नि। अब बात आई ये दोनों में कंफ्यूजन रहती है, वहां पर जब सब ऑप्शन आ जाते जल्दी में गलत होता है। तो दोनों में से एक को क्लियर कर ले, दूसरा अपने आप क्लियर होगा। इन दोनों में एक है जंगल में लगने वाली आग और एक है समुद्र में लगने वाली आग। एक जंगल में लगने वाली आग और एक समुद्र में लगने वाली आग। कौन किसकी है हम नहीं जानते, लेकिन आप तो जानते हैं। अब आपको यह देखना है कि जंगल और समुद्र,
दोनों में बड़ा क्या होगा? समुद्र बड़ा होता है कि जंगल? समुद्र बड़ा होगा कि जंगल? समुद्र बड़ा होगा। समुद्र बड़ा होता है, और जब समुद्र बड़ा होगा तो इसमें आग बड़ी वाली लगेगी, जिसमें बड़ा शब्द होगा। या ना लिखा बड़ा वाला नल, बड़वा नल मतलब बोलो बड़ा वाला नल। यानी समुद्र कहीं भरा है तो छोटे नल से थोड़े भर जाएगा, उसके लिए कौन सा नल चाहिए? बड़ा वाला। तो समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल, इसको याद रखिएगा। समुद्र बड़ा, बड़ा वाला नल। तो समुद्र में लगने वाली आग बड़ा वाला नल हो गया, बड़वा नल। तो जंगल में कौन सी लगेगी? दावा नल, यानी दावाग्नि। तो 3 आगे हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा, इनसे कोई सवाल आ जाए तो हो जाएगा। समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल, जंगल में लगने वाली आग दावा नल, और पेट में लगने वाली आग जठरा नल। इसके बाद कुछ सवाल और होते हैं, जानकार यानी जानने वाले। एक शब्द आपने पढ़ा है, क्या है ये? इसको देखो, क्या है बताओ? ज्ञा से ज्ञानी, खत्म कहानी। ज्ञा माने अगर आपसे पूछा जाए तो होता है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जानकार। तो आपसे अगर किसी भी चीज का जानकार पूछे, उसको जानने वाला पूछे, तो जिसका जानने वाला पूछे उसके लास्ट में ज्ञा लगा दो, शब्द बन जाता है। कैसे? जैसे मान लिया आपसे पूछा जाए गणित को जानने वाला, तो गणित में ज्ञा लगाओ बस, क्या बन गया? गणितज्ञ। राजनीति को जानने वाला, बोलो राजनीति को, इसी राजनीति शब्द में ज्ञा लगा दो, राजनीतिज्ञ। कूटनीति को जानने वाला, कहते बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ। जिस चीज का भी जानकार पूछे उसमें आप ज्ञा लगा दो, बन जाता है। ठीक। अब इसी जानने से और शब्द होते जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कहा जाए कम जानने वाला, तो कमज्ञ नहीं होगा कम जानने वाला कमज्ञ नहीं। कम का एक शब्द होता है अल्प। अल्प में शब्द लगा दो क्या? ज्ञा, तो बन गया क्या? अल्पज्ञ। कम जानने वाला क्या होगा? अच्छा, जब कम जानने वाला तो अधिक जानने वाला, अधिकज्ञ अधिकज्ञ सुना नहीं होगा। देखो, अधिक जानने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है अधिक नहीं जानता है। अधिक अगर जान गया तो फिर पगला जाता है वो। हाँ, बहुत जान सकता है, बहुत जान सकता है वो, बहुत जान सकता है, लेकिन अधिक नहीं जान सकता। अब आप सोच रहे होंगे बहुत और अधिक में क्या अंतर है कोई अंतर? बताओ जरा। बहुत और अधिक में है अंतर। बहुत का मतलब होता है पर्याप्त। बहुत का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। और अधिक का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा। अभी तक आप प्रयोग इसको दोनों में ज्यादा के लिए करते थे, लेकिन बहुत का मतलब ज्यादा नहीं होता है। जैसे हम कहें आप खाना खा रहे हैं और आप 4 रोटी खाते हैं, और हम 2 रोटी और लेके पहुंच जाएं, आप और ले लीजिए और लीजिए, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, हमारे पास अधिक है। अगर आप कहोगे हमारे पास अधिक है, इसका मतलब 4 में से 2 हम का अधिक है, तो आवश्यकता से ज्यादा अगर है तो उसको अधिक शब्द प्रयोग करेंगे। लेकिन आप अगर 4 ही खा सकते हो तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, बहुत है, बहुत है, बहुत है। बहुत है का मतलब पर्याप्त है। तो आदमी पर्याप्त ज्ञान रख सकता है, बहुत अधिक ज्ञान नहीं रख सकता। तो आपसे अगर पूछा जाए, अधिक जानने वाले पूछा ही नहीं जाएगा, अगर अधिक जानने वाला पूछा जाए ना तो लिख दो पागल, तो जो को ज्यादा जान जाए फिर ब्लास्ट हो जाती मेमोरी। तो बहुत जानने वाला बहुतज्ञ नहीं होगा, हट जाएगा बहुज्ञ। कम जानने वाला अल्पज्ञ और बहुत जानने वाला बहुज्ञ।
अगर आ जाए सब कुछ जानने वाला तो सब कुछ होता सर्व, क्या लगाओ, सर्वज्ञ। क्या होगा, सर्वज्ञ। कम जानने वाला अल्पज्ञ, ध्यान दीजिएगा, बहुत जानने वाला बहुज्ञ और सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। ठीक। उसके बाद एक शब्द होता है भिज्ञ। भिज्ञ, भिज्ञ का मतलब होता है क्षेत्र विशेष को जानने वाला। यानी कोई क्षेत्र विशेष का मतलब, जैसे हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं ना, तो हिंदी में हम भिज्ञ हैं। और इसका विलोम एक होता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब होता है क्षेत्र विशेष से अनजान। यानी जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप हमसे उर्दू का कोई चीज पूछो, इंग्लिश का पूछो, तो हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में हम अनभिज्ञ हैं। और इसका एक शब्द और होता है अभिज्ञ। अब आप सोच रहे होंगे अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब अनभिज्ञ नहीं, बल्कि इधर आ जाओ, अभिज्ञ ये होता है। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? लोग कहते हैं अभिज्ञ का मतलब होता है ना जानो, नहीं, अभिज्ञ का मतलब होता है क्षेत्र विशेष का जानकार। अभि और ज्ञा बना है, तो अभिज्ञ का मतलब भी जानकार होता है। पॉजिटिव शब्द है ये। अनभिज्ञ तो निगेटिव है, लेकिन अभिज्ञ और भिज्ञ एक ही चीज है। दोनों का मतलब होता है क्षेत्र विशेष को जानने वाला, और दोनों का विलोम अनभिज्ञ होगा। और भिज्ञ का विलोम अभिज्ञ नहीं होता, भिज्ञ का अनभिज्ञ और अभिज्ञ का भी अनभिज्ञ होगा। क्योंकि अभिज्ञ शब्द जो है भिज्ञ में आ नहीं लगा, अभि में ज्ञा लगा है, तो अभिज्ञ दोनों पॉजिटिव शब्द है। और ज्ञा वाले और शब्द देख लो। ज्ञा में अगर हम आ लगा दें, आ माने क्या होता है, उपसर्ग जब लगता है तो आ का मतलब नहीं, तो अज्ञ का अर्थ होता है ना जानने वाला। ना जानने वाला क्या होगा, अज्ञ, और जानने वाला होता है विज्ञ, विशेष जानने वाला। तो अज्ञ का विलोम भी विज्ञ होगा। हम साथ में विलोम भी आपको बता रहे हैं। तो अज्ञ का मतलब ना जानने वाला और विज्ञ का मतलब जानने वाला। इसी तरह ज्ञा लगा के आप शब्द बना सकते हो, लेकिन ये सब चीजें तो सामान्य सी थी, आपको आती भी थी। अब हम कुछ शब्द लिखा रहे हैं जो जानकार हैं लेकिन उनमें ज्ञान नहीं लगता, उसका कुछ अलग शब्द होता है। जैसे इतिहास को जानने वाले तो कर ही लोगे, इतिहासज्ञ, क्यों भाई? लेकिन अगर आ जाए व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला, तो अगर इस तरह बनाओगे तो बनेगा व्याकरणज्ञ, जो कि नाम सुना नहीं होगा आपने। व्याकरण को जानने वाला, याद रखना है आपको, कहलाता है वैयाकरण। क्या कहलाता है? वैयाकरण। ये पूछा जाता कंपटीशन में, व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण। न्याय को जानने वाला, ऑप्शन रहेगा न्यायाधीश, न्यायालय, बहुत तरह के शब्द। लेकिन न्याय को, न्यायिक रहता है एक शब्द, बहुत कंफ्यूज करता है। न्याय को जानने वाला लोग न्यायिक लगा देते, नहीं, न्याय को जानने वाला, बोलो क्या है? न्यायिक। न्याय को जानने वाला क्या होता है? न्यायिक। और भूगोल को जानने वाला, भौगोलिक नहीं, इसीलिए तो पूछा जाता है भूगोल वेत्ता। भूगोल को जानने वाला क्या होता है? भूगोल वेत्ता। भौगोलिक नहीं होगा, हम जानते थे भौगोलिक आप बोलोगे, भूगोल वेत्ता। तो ये तीन जानकार जो होते हैं, इसके जानकार आप बन जाए, क्योंकि कंपटीशन में ये आते हैं। और बाकी जो हम पहले ज्ञा वाले बता चुके ना, अगर वो आएंगे ना तो को जितने लोग फार्म भरेंगे सब लोग सही करेंगे, लेकिन इनको वही सही करता है जो पढ़ता है और पढ़ के जाता है, जैसे आप। तो ये तीन जानकार याद रखिएगा, व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण, न्याय को जानने वाला न्यायिक, और भूगोल को जानने वाला भूगोल वेत्ता। बाकी और जानकार जो होंगे हमने हिंट दे दी, आप किताब से और पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ और सवालों पे चलते हैं। हमने आपको स्वकीय और परकीय लिखा दिया था, पिछले भाग में है, आप देख लीजिएगा। एक होता है
उपत्यका, एक होता है अधित्यका। उपत्यका और अधित्यका दोनों का मतलब भूमि होता, भूमि, जमीन। और ये पर्वत से सेंस है इनका। अगर आ जाए पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, कोई पर्वत है, जैसे शंकर जी का ससुराल रही पर्वत पर, तुम्हारा कोई महल वहल बना रहा हो ये ना, तो कुछ जमीन तो होता ना। तो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि उपत्यका से उपत्यका ये शब्द लग रहा है, नहीं, उपत्यका वाला शब्द ऊपर नहीं होता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि जो है उपत्यका कहलाती है, और दो पर्वतों के बीच की भूमि जो नीचे होती है उसको उपत्यका कहते हैं। पर्वत के नीचे, यानी जैसे एक पर्वत इधर बना, एक पर्वत ये बीच में ये जो जमीन पड़ी है इसको उपत्यका कहते हैं। तो ये ऊपर नहीं होती, नीचे होती है। और पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होगी उसको अधित्यका कहेंगे, इसलिए पूछा जाता है। तो ऊपर अगर कहे तो उपत्यका नहीं, अधित्यका। और नीचे की बात करें, नीचे कहेगा नहीं, पूछेगा पर्वत, दो पर्वतों के बीच की भूमि, तो लोग घाटी लगा देते हैं और तलहटी लगा देते हैं, ऑप्शन रहते बढ़िया बढ़िया एकदम मजेदार। लेकिन आपको अगर पर्वत की बात करें, ऊपर की भूमि कहे तो अधित्यका, और कुछ कहे तो उपत्यका। और ये दोनों एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, विलोम। उसके बाद एक शब्द होता है, ये सब सवाल कहीं ना कहीं आ चुके हैं, वही हम आपको लिखा रहे हैं। पढ़ो जरा इसको, जो पढ़ लेगा उसको एक अगले 2 सवाल और इनाम में देंगे। जल्दी पढ़ो इसको। पढ़ नहीं पा रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ ले तो जानी। हाँ हाँ, रोशनी तो पढ़ ले गई भाई, सही है बिल्कुल। अशोक पढ़ो तुम जरा। कहा प्रतिन्मति, प्रतिन्मति कहाँ है? तुम बताओ धर्मेंद्र, पढ़ कर सुना जरा। हरकरण पढ़ ले गए, तेज से पढ़ो जरा, सुने हम भी, सुनाई नहीं पड़ रहा। प्रत्युत्पन्नमति, बिल्कुल सही है, प्रत्युत्पन्नमति है। क्या है? प्रत्युत्पन्नमति। ये शब्द जो बना है इसमें 3 चीजें जुड़ी हैं, प्रति, धन उत्पन्न, धनमति। प्रति माने होता है किसी के प्रति, उत्पन्न होता है उत्पन्न होना, और मति माने बुद्धि, यानी जो भी कोई चीज पूछा जाए उसके प्रति अगर बुद्धि उत्पन्न हो जाए तो उससे कहेंगे प्रत्युत्पन्न मति। यानी इसके लिए पूछा जाता है किसी भी प्रश्न का शीघ्र उत्तर देने वाला, किसी भी प्रश्न का शीघ्र उत्तर देने वाला क्या कहलाता है? प्रत्युत्पन्न मति। इसको आप लिख लीजिएगा अपनी भाषा में। उसके बाद एक शब्द होता है औरस। औरस जानते हो क्या होता है? औरस नाम सुना है कभी? औरस, औरस, औरत नहीं भाई, औरस। औरस होता है, सही बोल रहे हैं आप। औरस होता है, एक होता दत्तक। दत्तक होता, ये भी पुत्र है और ये भी पुत्र है। दत्तक होता है गोद लिया गया पुत्र, ये। औरस होता है अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र। अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा? औरस। और गोद लिया गया पुत्र क्या कहलाएगा? दत्तक। एक होता पुत्री का पुत्र, क्या कहलाता है? सभी लोग जानते हैं, हमने ब्लड रिलेशन में बताया है। पुत्री का पुत्र नाती, बिल्कुल सही। इसका एक नाम और होता है दौहित्र। पुत्री का पुत्र जो होता है दौहित्र होता है।
और पुत्री की पुत्री जिसको नातिन कहते हैं उसको दुहिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पुत्री का पुत्र जो है दौहित्र होता है, और पुत्र का पुत्र तो आप जानते ही हो पौत्र होता है। पुत्र से और भी कुछ है, अपनी धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या बताया आपने अभी हमने, औरस। और गोद लिया गया पुत्र, बोलो दत्तक पुत्र। एक होता है, अब लिखाना है जो कंपटीशन में है इसलिए लिखाना पड़ेगा, एक होता है जारज। कोई जानता है जारज क्या होता है? जारज बताओ जरा, आता हो तो कमेंट करके बताओगे। नहीं कमेंट कहां करोगे आप, ना पढ़िए वो ठीक, लेकिन 2 लाइन लिख के कहां पूछ सकते हो। जारज अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र तो कहलाता है औरस, लेकिन एक होता है गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र। गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र जो होता है वो जारज कहलाता है। तो इसको लिख लो, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र जारज होता है, जारज। पुत्र की बात आई तो हम पुत्र ही लिखा देते, काहे छूटे कोई। एक होता कानीन, नाम सुना है कानीन। कानीन होता है अविवाहिता कन्या जो होती है जिसकी शादी ना हो, उससे अगर पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उसको कानीन कहते हैं। तो लिख लो इसको, अविवाहिता कन्या से उत्पन्न पुत्र कानीन कहलाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, जब आएंगे तो कुछ लोग कर पाते हैं। एक होता कृतक। कृतक क्या होता है? क्र लिखा है, सेंस लगा सकते हो। क्रय किया गया पुत्र, खरीद के जो लाया गया पुत्र, उसको कृतक कहते हैं। तो लिख लो, क्रय किया गया पुत्र कृतक होता है। कृतक। और कुछ पुत्र होते हैं, बस और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक होता है यायावर, नाम सुना होगा, आप जानते हो इसको क्या होता है, लेकिन अब ये पेपर में नहीं पूछा जाता, इसका समय समाप्त। यायावर होता है इधर उधर घूमने वाला। इधर उधर घूमने वाला क्या कहलाता है? यायावर। लिख लो, लेकिन ये आता नहीं है। आता क्या है? ये आता है परिव्राजक। दोनों का मतलब ये इधर उधर घूमने वाला ही होता है, लेकिन अंतर है। आपने देखा होगा, अभी जब तक आप बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं करते हैं, और अगर आप रोज अपने मोहल्ले में केवल घूमो ऐसे अभी इस उम्र में, तो बस 1-2 दिन तो ठीक है, लेकिन अगर रोज घूमे और कोहक दुआरे रुक जाओ थोड़ी देर, तो तीसरे दिन लोग उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। तेरे पता नहीं कौन काम है इनका, हमका लागत कहो घर शिकायत भी पहुंच जाए, इनका थामो ये मोहल्ला में रोज घूमे आवत, क्योंकि हम किसी लायक नहीं अभी। लेकिन अगर आप ही कल को कोई नौकरी पा जाओ, पुलिस बन गए, छोटी सी नौकरी पुलिस बन गए, और उसके बाद आप दिन में 3 टाइम घूमे जाओ, तो जो उंगली उठा रहे थे वही सब बुला के बैठाएंगे, आओ भैया वो ठीक है, नौकरी वोकरी कैसे है, वो बहुत अच्छा। लोग कहेंगे भैया राव कितने अच्छे हैं, मोहल्ला में 2-4 चक्कर लगावत जरूर है। पॉजिटिव। तो ये निगेटिव अगर कोई घूमता है तो यायावर, पॉजिटिव अगर है तो परिव्राजक। अब इसके लिए शब्द क्या आता है? केवल अगर आ जाए इधर उधर घूमने वाला तो यायावर, लेकिन अगर आ जाए इधर उधर घूमने वाला साधु, साधु जो होता है वो तो क्या करत, घूमता है दुआरे दुआरे, जेके घर में जाए वो के घर में बेल दबावे। और तुम अगर अब को घर में आ जाए बेल दबा दे तो बवाल है। तो साधु भी वही करता, या तुम ही, हम कहते हम ही, पीले पीले कपड़ा पहन लो,
हाथ में चुल्ला डाल लो, एक आध लीड ना लगाओ, माला पहन लो, एक थे कमंडल ले लो और जाके दरवाजे बेल दबा दो, देखो घर बंद करके बाहर बैठ गई है। तो अगर इधर उधर घूमने वाला साधु कहा जाए तो उसे क्या कहेंगे? परिव्राजक। और इधर उधर घूमने वाला केवल आवे तो यायावर। ये दोनों विलोम भी एक दूसरे के हो सकते हैं। उसके बाद कुछ होते हैं कम और अधिक वाले। अगर आ जाए कम खाने वाला, नहीं खाने वाला पहले छोड़ो, पहले अगर आ जाए, अभी कम जानने वाला और अधिक जानने वाला बता दिए थे, वो भी विलोम थे। अगर आ जाए कम बोलने वाला तो उसको कहेंगे अल्पभाषी। अल्पभाषी, या इसके लिए एक शब्द और होता है गंभीर। कम बोलने वाला। और अधिक बोलने वाला वाचाल। अधिक बोलने वाला क्या होता है? और ना बोलने वाला अगर आ जाए तो मूक, जो बोल ही नहीं पाता हो, तो मूक का विलोम वाचाल होता है और अल्पभाषी का विलोम भी वाचाल होगा। अगर आ जाए कम खाने वाला, अल्पाहारी, हाँ इसका एक नाम और मितभाषी भी कह सकते हो आप। अल्प और मित, मित माने भी कम होता है, तो मितभाषी, अल्पभाषी या गंभीर, तीनों एक ही चीज है, तीनों का विलोम वाचाल होगा। अल्पाहारी कम खाने वाला, या इसको आप मिताहारी भी कह सकते हो। अल्पाहारी या मिताहारी एक ही चीज है। इसका विलोम क्या होगा? अधिक खाने वाला। कम खाने वाला तो अल्पाहारी या मिताहारी, और बहुत खाने वाला उसको कहते हैं हाही। नाम सुना होगा हाही। भाई अधिक खा रहा है, अपने पेट में ही तो खा रहा है, यहां तक खा लेगा लेकिन पेट में ही तो है। लेकिन अधिक खाने का मतलब ये, जैसे अभी हम चाय नाश्ता किए, दूसरे जगह पहुंचे, तुरंत वहां फिर पकौड़ी पकौड़ा शुरू हो जाए, तीसरी जगह थोड़ी देर बाद कोई देखे तो हम बर्गर खा रहे हैं, तो आदमी देखेगा तो कहेगा हाही है क्या एकदम। तो हाही होता है अधिक खाने वाला। इसी तरह ये भी विलोम है एक दूसरे के। अगर आ जाए कम खर्च करने वाला तो उसको कहते हैं अल्पव्ययी, या दूसरा नाम मितव्ययी। अल्पव्ययी या मितव्ययी। अब आ जाए अधिक खर्च करने वाला, अधिक खर्च करने वाले को फिजूल खर्च कहते हैं ना, तो उसको अपव्ययी कहेंगे। अपव्ययी या फिजूल खर्ची। अपव्ययी या फिजूल खर्ची। तो इस तरह कम और अधिक वाले कुछ है, और बहुत सारे हैं वाक्यांश। चाहेंगे कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े आपको लिखाएं। ये टॉपिक हम आपको लिखवा देते हैं, अभी और भी एक दो भाग दे देंगे इसके, लेकिन उसके बाद फिर हम आपको विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ये सब हर वीडियो में लास्ट में थोड़े थोड़े हर भाग में देते रहेंगे। उनको आप याद करते रहिएगा तो वो भी काम होता रहेगा। लोकोक्ति, मुहावरे, वर्तनी, ये सब याद करने वाले हैं, तो इनको हम आपको हर वीडियो में लास्ट में थोड़े थोड़े दे देंगे। फिर ये वाक्यांश शुरू कर दिए तो इसके हम मेन मेन लिखा देंगे, अभी एक दो भाग और इसके बना देंगे। तो आज यहीं तक रखें, आप भी उब जाओगे। ठीक है, फिर रखते हैं, चलो, नमस्ते।